हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस फोर्थ लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने थर्ड लेक्चर में पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखी थी और उन पे बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ और अदर चार्ज कन्फिग्रेशंस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि आज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने वाले हैं वो डिस्क्रीट चार्जेस के चलते नहीं, वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते होगा। डिस्क्रीट मतलब कहीं कहीं पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो उसे हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बट कंटिन्यूस मतलब जैसे कि मान लो आप जैसे आपका पेन है तो आपके पेन पे हर जगह चार्ज है, तो ये एक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे है दूसरी जगह नहीं है फिर तीसरी जगह है, एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक कंटिन्यूस चार्ज है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके के होते हैं। एक है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके इनको देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो होगा वो चार्ज लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे कि मान लो कोई रॉड है तो रॉड पे इस तरीके से लेंथ के अलोंग चार्ज है, या फिर कोई आर्क हो सकता है, कर्व हो सकता है, इस पे इस तरीके से चार्ज है। तो ये सब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के साथ चार्ज किस रेट से चेंज हो रहा है, तो इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, और ये होगा डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो इसका मतलब क्या कि डी, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो डी एल लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू डी एल। अच्छा, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन लेंथ एल, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे लैम्डा डी एल को। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर एल तक। अब यहाँ पे अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, और ये डी एल को इंटीग्रेट करोगे तो जीरो से एल, तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से आप देख सकते हो लैम्डा को आप लिख सकते हो क्यू बाय एल। तो लैम्डा को क्यू बाय एल कब लिखोगे? जब लैम्डा कांस्टेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। और नहीं तो लैम्डा को आप कितना लिखोगे, जैसा कि हमने लिखा था यहाँ पे डी क्यू बाई डी एल। तो ये तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दिया गया है कि ये एक रॉड है, सपोज ये 0 0 से स्टार्ट होके L0 तक जा रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये रॉड है, और इस पे जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 2x+1 है, और लेंथ रॉड का आपको दिया हुआ है 10 है, L की वैल्यू 10 है। तो आपको फाइंड चार्ज ऑन द रॉड, रॉड पे टोटल चार्ज आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, ये रॉड यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और ये कुछ डिस्टेंस तक गया हुआ है। तो सपोज हम यहाँ से x डिस्टेंस आगे जाते हैं और यहाँ पे हम dx का एक कट लगाते हैं। ये जो कट है ये dx का कट है। तो चार्ज प्रेजेंट इन लेंथ dx कितना हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं, अभी हमने देखा dq को आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू dx। अब लैम्डा अपने को कितना दिया हुआ है? तो लैम्डा तो दिया हुआ है 2x+1, तो यहाँ पुट कर दो 2x+1 इंटू डी एक्स। अच्छा, टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो ये 2x+1 dx को हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से l तक, और l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो 0 से 10 ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x dx 0 से 10 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, कहाँ से कहाँ, 0 से 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, और इस पर लिमिट डाल दोगे 0 से 10, प्लस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसकी भी लिमिट डाल दोगे 0 से 10। ये 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट करो x² पे, तो ये हो जाएगा 10² माइनस 0², और यहाँ पे 10 माइनस 0। तो ये तो आपका 100 हो गया और ये 10 हो गया। तो टोटल चार्ज यहाँ प्रेजेंट है 110। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बड़े नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि हियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया।
अब यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। ठीक है, तो ये dq/dA हो जाएगा, और इसको दिखाते किससे? सिग्मा से दिखाते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल एरिया dA, ये कितना हो जाएगा? तो ये dq इक्वल टू सिग्मा इंटू dA। और आप देख सकते हो टोटल चार्ज ए एरिया में कितना होगा, तो इंटीग्रेट करोगे सिग्मा dA को कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर ए तक। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर सिग्मा कांस्टेंट है, मतलब कि चार्ज अगर फिर से जो भी एरिया है वहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर जगह एक जैसी चार्ज डेंसिटी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे चार्ज कंसंट्रेटेड है, ज़्यादा है, और कहीं पे चार्ज कम है। तो वैसे केस में आप सिग्मा को बाहर निकाल सकते हो, और क्यू को, और डी ए का इंटीग्रेशन जीरो से ए हो जाएगा, तो आप सिग्मा को लिख सकते हो क्यू/ए। तो फिर देख सकते हो आप कि अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा को आप क्यू/ए लिखोगे, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो सिग्मा को आप dq/dA लिखोगे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को एक डिस्क दिया हुआ है r रेडियस का, और आपको यहाँ पे देखो एरिया के साथ चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल टू 2r, ऐसा कुछ दिया हुआ है। वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क, देन फाइंड चार्ज ऑन द डिस्क। तो इस बार हम चार्ज कैसे निकालेंगे? तो ये अपना डिस्क है, ये डिस्क है r रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का। अब सेंटर से हम कुछ स्मॉल r डिस्टेंस पे जाते हैं, और इस तरीके से एक हम सर्कल बना लेते हैं, और थोड़ा dr आगे जाके एक और कट लगा लेते हैं इस तरीके से। ये तो ये देखो मैं इस रीजन को हैच कर देता हूँ। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका जो विड्थ है, विड्थ कितना है? dr। तो पहले हम निकाल लेते हैं चार्ज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री रिंग। जो एलिमेंट है हमने रिंग बना लिया है इसका, तो कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? dq जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो होता है सिग्मा इंटू dA। अच्छा, ये जो रिंग है यहाँ अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, इसका रेडियस r है, और इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है इसकी? इसकी थिकनेस है dr। ये जो थिकनेस है ये हमने dr लिया हुआ है। तो अब इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है? तो r डिस्टेंस पे चार्ज डेंसिटी कितनी है? 2r। तो सिग्मा की जगह तो आप लिख दोगे 2r। अब इस रिंग का एरिया आपको लिखना है। तो रिंग को सपोज मैं तोड़ के और स्ट्रेट कर देता हूँ, तो तोड़ के जब रिंग को स्ट्रेट करोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा क्या? और जो रिंग का सरकमफरेंस है 2πr वो लेंथ बन जाएगा, और इसका जो विड्थ है dr ये विड्थ हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप तोड़ के इसको स्ट्रेट कर दो। तो एरिया ऑफ द रिंग कितना लिख सकते हो? तो एरिया लिख सकते हो लेंथ इंटू विड्थ, रेक्टेंगल हो गया, तो ये हो जाएगा 2πr इंटू dr। तो अपने को dq मिल गया, कितना मिल गया? ये हो गया 4πr² dr। तो टोटल चार्ज के लिए आप क्या करते हो? इंटीग्रेट 4πr² dr, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाएं ताकि ये पूरा डिस्क कवर हो जाए। तो आप देख सकते हो जो सबसे छोटा सर्कल बनेगा वो 0 रेडियस का बनेगा, और जो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा वो r रेडियस का बनेगा। तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से r। अब यहाँ पे आप 4π को बाहर निकालो, r² dr का हो जाएगा इंटीग्रेशन r³ 3, और इस पर लिमिट पुट कर दो 0 से r। तो ये कितना हो जाएगा? 4π/3 बाहर आ गया, और ये r³ - 0q, तो ये बन जाएगा r³। तो इतना टोटल चार्ज इस डिस्क पे प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? तो जैसा कि नाम से क्लियर है, हियर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो जैसा कि लीनियर में हुआ, सरफेस में हुआ, उसी तरह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसको जनरली हम रो से दिखाते हैं, और ये कितना होगा? dq/dv। dv यहाँ पे क्या है? स्मॉल वॉल्यूम। तो चार्ज प्रेजेंट इन स्मॉल वॉल्यूम dv कितना लिख दोगे? तो dv में जो चार्ज प्रेजेंट है dq, उसको लिख सकते हो रो इंटू dv। अब देखो फिर से उसी तरीके से टोटल चार्ज प्रेजेंट इन वॉल्यूम v, तो कितना? रो dv को आप इंटीग्रेट करोगे, 0 to 0 नहीं होगा, सॉरी, ये 0 to v होगा। ओके, और इफ रो इज कांस्टेंट तो आप क्या करोगे? रो को बाहर निकाल लोगे, और ये हो जाएगा 0 से v dv, और 0 से v dv होता है v। तो यहाँ से फिर से आपको दिख रहा है रो इक्वल टू q/v। तो फिर से मैं कहूँगा कि अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी तो रो कांस्टेंट होगा। वैसे केस में आप रो को चार्ज बाई वॉल्यूम लिख सकते हो, और नहीं तो इसको आप लिख सकते हो dq/dv।
चलो अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है अपने को, ये अपने को एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर दिया है, फाइन। अब क्या कह रहा है ये, इफ चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज के आर स्क्वायर वेयर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर देन फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये पूरे स्फीयर में प्रेजेंट है, ऐसा अपने को मान लेना है, ठीक है। और ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा क्लियर होना चाहिए था क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अपने को ये टोटल कितना चार्ज है ये पता करना है। तो फिर से अपने पास ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाएंगे और एक कट लगाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक हॉलो स्फीयर टाइप का स्ट्रक्चर होगा, और एक और कट लगा दो, डी आर आगे जाके एक और कट लगा दो, ये डिस्टेंस हो गया डी आर। तो पहले आप पता करोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री हॉलोस्फीयर, हमने एलिमेंट हॉलोस्फीयर को ले लिया है। तो ये अपना हॉलोस्फीयर कैसा है, तो ये अपना हॉलोस्फीयर है, इसका रेडियस है स्मॉल आर और इसका जो थिकनेस है ये है डी आर। ये जो थिकनेस है ये इसका थिकनेस है डी आर। तो इसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है, तो डी क्यू को आप कितना लिखोगे, रो इंटू डी वी, ओके। अच्छा रो की जगह कितना लिखोगे, तो रो तो आपको दिया हुआ है के आर स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है के आर स्क्वायर। अच्छा डी वी कितना लिखोगे, तो अपने को ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब यार ये वाला वॉल्यूम हम कैसे निकालें, तो देखो जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको निकालना होता है, तो कैसे निकालते हो, क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो आप निकालते हो वो आप निकालते हो एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जैसे बेस मान लो लेंथ एल है, विड्थ बी है, तो एरिया ऑफ द बेस एल इंटू बी हो जाता है, और इसका हाइट एच है, तो वॉल्यूम कितना हो जाता है, एल बी एच आप लिखते हो। तो यहाँ भी हम वैसा ही सोचेंगे कि ये अपना क्या है, इमेजिन करो ये अपना एक हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर का एरिया ऑफ द बेस, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस का एरिया अपने को लेना चाहिए, एरिया ऑफ द बेस ये हो गया। ये बातें क्लियर हैं क्या, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, तो ये हॉलोस्फीयर है तो ये एरिया तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ द बेस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। और ये जो डी आर है ये थिकनेस का काम करेगा क्या, ये थिकनेस का काम करेगा, तो ये हो जाएगा इंटू डी आर, ऐसा। तो ये हो गया डी वी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये तो हो गया डी क्यू। टोटल चार्ज के लिए फिर से क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, कितने को, यही 4 पाई के आर 4 डी आर, कहाँ से कहाँ तक, तो फिर से आपको दिख रहा है 0 से कैपिटल आर, पूरे अगर सॉलिड स्फीयर को कवर करना है। तो ये हो जाएगा 4 पाई के बाहर आ गए, और आर 4 डी आर हो गया आर 5/5, आर 5/5 पे आप लिमिट पुट कर दोगे 0 से आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई के बाई 5 आर टू द पावर 5, ओके। तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज की वैल्यूज निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पहला अपना जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कहने का मतलब क्या है, तो देखो ये अपना एक रॉड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस पे चार्ज डेंसिटी आपको लैम्डा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। रॉड का लेंथ भी आपको एल दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट पी है ये रॉड के लेंथ के अलोंग है, तो रॉड के लेंथ के अलोंग है, इसीलिए इसको हमने बोला हुआ है एक्सियल पोजीशन। और इसका डिस्टेंस रॉड के सेंटर से कितना है, तो इसका डिस्टेंस रॉड के सेंटर से दिया हुआ है ए। तो अपने को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो कैसे पता करें, तो फिर से हम क्या करेंगे, इस रॉड का कोई एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट के चलते इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं, और फिर देखते हैं टोटल फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। चलो इसको करके देखते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट अस कंसीडर अ लेंथ डी एक्स एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम पी। तो हम ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे गए और हमने एक डी एक्स का कट लगा दिया। ये वाले रीजन को जरा हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीजन में चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, तो चार्ज डी क्यू अभी हमने देखा, हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स। अच्छा ये चार्ज जो है इसको आप एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो क्या, बिल्कुल ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि डी एक्स तो बहुत छोटा होता है, तो दिस इज मोर लाइक अ पॉइंट चार्ज। अच्छा पॉइंट चार्ज के चलते आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, तो पिछले लेक्चर में वो हमने देखा था कि अगर पॉइंट चार्ज क्यू है तो उससे आर डिस्टेंस पे फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो अब हम इस पॉइंट चार्ज के चलते पी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इन लेंथ डी एक्स। डी ये कितना हो गया, के
और q की जगह देखो पॉइंट चार्ज आ गया डी क्यू, और इसका p से जो डिस्टेंस है x, तो ये हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा k, और डी क्यू को कितना लिख दिया हमने, लैम्डा डी एक्स लिख दिया अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, टोटल फील्ड्स हम अब कैसे निकालें, तो देखो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो p पे इसकी फील्ड इधर की तरफ होगी। अच्छा, और भी बाकी चार्जेस देखोगे तो ये सब भी पॉजिटिव है, तो इनके चलते हुए फील्ड्स इन्हीं डायरेक्शंस में होंगी। तो सारी फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है तो आप ऐड कर सकते हो, और ऐड कर सकते हो तो कंटिन्यूस चीज़ों को ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो इसलिए हम यहाँ पे e इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, e इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिख सकते हैं k लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आता है कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करें, तो इस पूरे रॉड को अगर कवर करना है तो आप देख सकते हो x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस पॉइंट का डिस्टेंस वो कितना आने वाला है, तो रॉड का टोटल लेंथ आपको दिया हुआ है कितना, l, रॉड का लेंथ l दिया हुआ है, और रॉड के मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रॉड के मिड पॉइंट से p पॉइंट का डिस्टेंस a दिया हुआ है। तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस आप कितना लिख सकते हो, तो इसका डिस्टेंस a माइनस एल बाई टू लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, a माइनस एल बाई टू, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये आपको दिख रहा है a प्लस एल बाई टू। ठीक है, चलो अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो k लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस टू डी एक्स। और देखो यहाँ पे लैम्डा मैंने बाहर क्यों ले लिया, लैम्डा इसलिए बाहर ले लिया क्योंकि लैम्डा क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है कांस्टेंट। ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड, तो अगर ये यूनिफॉर्म है इसलिए मैंने लैम्डा को बाहर ले लिया, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं रहता तो मैं लैम्डा को बाहर नहीं लेता, फिर लैम्डा का जो भी फंक्शन दिया रहता उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k लैम्डा, और x पावर माइनस टू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट कहाँ से कहाँ, a माइनस एल बाई टू से a प्लस एल बाई टू। तो ये हो गया k लैम्डा, और इसको आप लिख सकते हो माइनस वन बाय एक्स, और लिमिट पुट कर दो a माइनस एल बाई टू से a प्लस एल बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू k लैम्डा, और यहाँ पे लिमिट की वैल्यू डालते हैं माइनस वन बाय एक्स, अपर लिमिट डालते हैं इसमें, तो माइनस वन बाय a प्लस एल बाई टू, और माइनस, और फिर ये माइनस वन बाय a माइनस एल बाई टू। क्लियर है क्या, तो ये कितना हो जाएगा, ये k लैम्डा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वन बाय a माइनस एल बाई टू माइनस वन बाई a प्लस एल बाई टू। तो ये हो जाएगा k लैम्डा, एलसीएम ले लो, a माइनस एल बाई टू a प्लस एल बाई टू, ये बनेगा a प्लस एल बाई टू माइनस a एल बाई टू। तो ये हो जाएगा k लैम्डा, और ये हो जाएगा l डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, ऐसा। ओके, चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही क्या है, ये अपने को एक चार्ज रॉड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लैम्डा जो आप देख रहे हो, रॉड आपका 0 से 15 तक है, अपने को एक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 50,0 है, और आपको लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा आप देखो एक्स के साथ चेंज हो रहा है, तो लैम्डा भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे पता करनी है। ओके, चलो तो अब देखते हैं इसको कितना होगा ये। तो हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट कैसा ले लेते हैं, तो एलिमेंट सपोज मैं यहाँ से, ये जो पी पॉइंट था यहाँ से मैं कुछ आर डिस्टेंस आगे जाता हूँ, और सपोज मैं एक डी आर का कट लगा देता हूँ, ये डी आर का मैंने कट लगा दिया। ओके, तो अब कितनी हो जाएगी वैल्यू ज़रा देखो, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट चार्ज है इसके चलते पी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, तो जो फील्ड होगी डी ई, ये हो जाएगी के डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, आर का स्क्वायर। अच्छा, डी क्यू को कितना लिखोगे, तो डी क्यू को तो लिखोगे लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी आर, ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को, ये लैम्डा इंटू डी आर हो जाएगा, लेंथ हमने डी आर लिया हुआ है, अपॉन
आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और लैम्डा कितना है, तो वो ये हो जाएगा कि लैम्डा की जगह आप लिखोगे 100 माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा क्या, और इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आप देख सकते हो, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल r है, तो इनके बीच का थोड़ा रिलेशन अपने को निकालना पड़ेगा। अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि सारी फील्ड्स इधर हैं, तो आगे इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे अपने को सिंगल वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए x और r। तो सिंगल वेरिएबल में हम कैसे कन्वर्ट करें, तो r और x का रिलेशन लिखते हैं। तो देखो ये वाला डिस्टेंस तो अपना x है और इसके आगे का डिस्टेंस हो गया r, तो आप लिख सकते हो क्या है, x प्लस आर, दिस इज इक्वल टू 50। ये देखो 50 है ना, p का जो x कोऑर्डिनेट है 50 है, तो आप लिख सकते हो x प्लस आर इक्वल टू 50। तो आप x इक्वल टू 50 माइनस आर लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो क्या। और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप लिख सकते हो dx इक्वल टू माइनस डी आर, ऐसा। तो अब किसी एक को दूसरे में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो जैसे ये वाला जो इंटीग्रल है इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू के, और ये 100 माइनस 2x है। 100 माइनस 2x को आप कितना लिख सकते हो, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो है इसको आप लिख सकते हो 100 माइनस 2 और x की जगह 50 माइनस आर लिख देता हूँ मैं, ओके, ऐसा। इंटू डी आर की जगह कितना आ जाएगा, तो डी आर की जगह आ जाएगा माइनस डी एक्स, सॉरी इसको मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया तो इसको तो आर ही रखता हूँ, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर, तभी सब कुछ आर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो 100 है, 2 इंटू 50 100, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस 2r हो जाएगा, तो k इंटू 2r डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा। ये डी ई हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो ये 2k बाय आर बन गया। तो डी ई इक्वल टू 2k बाय आर इंटू डी आर, तो ई इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको 2k बाय आर डी आर को, और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, आर की लिमिट। तो देखो आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये वाला एंड कवर करना है, तो यहाँ के लिए जो आर होगा ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस कितना है 50 और 15 का अंतर हो जाएगा, 50 और 15 का अंतर कितना होगा 35, और ये वाला एंड कवर करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरी 50 आ जाएगी, तो 35 से 50 ये हो जाएगा 35 से 50। तो 2 के बाहर आ गया, डी आर बाय आर तो होता है एल एन आर, ध्यान है आपको, और ये 35 और ये हो गया 50, तो हो जाएगा 2k एल एन 50 माइनस एल एन 35, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो log a माइनस लॉग भी आपको पता है log a बाई बी होता है, तो 50 बाय 35। इसी को चाहो तो आप थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो 10 बाई 7, 2k एल एन 10 बाय 7, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ जब भी आपको इंटीग्रेट करते वक्त दो वेरिएबल्स मिल जाए तो आपको सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, या तो x को r के टर्म्स में या फिर r को x के टर्म्स में, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट अ जनरल पोजीशन। तो ये देखो अपने को एक चार्ज रॉड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म चार्ज है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, और इससे a डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, और ये जो रॉड के एंड्स हैं ये देखो इस P पॉइंट पे अल्फा और बीटा एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ज़रा इस केस में ज़रा देखते हैं कि कैसे हम प्रोसीड करेंगे। चलो, तो ये अपने पास एक चार्ज रॉड है और ये डिस्टेंस अपने को a दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो फिर से इसमें एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट कैसा लेंगे, तो ये बहुत सारे पॉइंट चार्जेस से बना हुआ मान सकते हो, तो एलिमेंट हमारा पॉइंट चार्ज होगा। कैसे निकालेंगे, तो x और इसमें हम dx का कट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो एलिमेंट है इसके चलते हमें यहाँ फील्ड निकालनी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर की तरफ होगा, ये फील्ड हो गई अपने लिए डी ई, ऐसा आप लिख सकते हो। चलो, ये एंगल सपोज अपने को दिया हुआ है थीटा, तो आप डी की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, डी इक्वल टू के
डी क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस अगर आर है तो आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो। अच्छा डी क्यू को कितना लिखोगे तो इसको तो लैम्डा डी एक्स लिख सकते हो अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डी ई है इसके दो कंपोनेंट्स आप कर सकते हो, एक रॉड के लेंथ के लॉन्ग और एक रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इसको आप लिख सकते हो डी ई कॉस थीटा और इसको आप लिख सकते हो डी ई साइन थीटा। ओके, अब आप देख सकते हो कि कोई दूसरा भी पॉइंट एलिमेंट लोगे, कोई दूसरा भी पॉइंट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मान लो इसके चलते, तो इसके चलते फील्ड इधर होगी, इसके भी दो कंपोनेंट कर लो ये और ये, तो ये वाले कंपोनेंट्स देख रहे हो कि ये सारे ऐड हो रहे हैं और ये वाले कंपोनेंट नीचे वाले हैं तो कुछ नीचे आएंगे कुछ ऊपर आएंगे, तो बट इनके लिए थीटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैथ्स विल टेक केयर, आप इनको भी ऐड कर सकते हो क्योंकि इसके लिए थीटा ऊपर में है तो ये फील्ड्स नीचे हैं, जब ये थीटा इस लाइन से नीचे आएगा तो फील्ड्स ऊपर हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टोटल फील्ड है, एक फील्ड हम निकाल लें रॉड के परपेंडिकुलर और एक फील्ड होगी रॉड के पैरेलल, या तो नीचे होगी या तो ऊपर होगी, वो डिपेंडिंग अपॉन कि ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा है या नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है। ठीक है, इसको जरा करते हैं। अब देखो अगर मुझे निकालना है ई परपेंडिकुलर समझ गए किसको कह रहा हूँ? ई परपेंडिकुलर का मतलब है रॉड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फील्ड कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू डालो के लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। और फिर से यही प्रॉब्लम आ रही है, देखो यहाँ पे के लैम्डा कांस्टेंट ये तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया कॉस थीटा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। अब एक थीटा भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो सब कुछ सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, तो हमें सब कुछ सिंगल वेरिएबल में लाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अपने को क्वेश्चन में ये थीटा दिया हुआ है, थीटा आपका अल्फा और बीटा, थीटा के लिमिट्स पता है तो मैं सबको थीटा के टर्म्स में लाता हूँ, तो x को भी थीटा के टर्म्स में लाता हूँ और r को भी मैं थीटा के टर्म्स में लाता हूँ। तो x को मुझे थीटा के टर्म्स में लाना है और a डिस्टेंस फिक्स है तो मैं tan थीटा यूज़ कर लेता हूँ। tan थीटा कितना हो जाएगा, तो tan थीटा आप लिख सकते हो tan थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाय ए, ऐसा। तो x को आप लिख सकते हो a tan थीटा, तो x की जगह ये पुट कर दूंगा। ओके, और x तो है नहीं अपने पास, dx है, तो डिफ्रेंशिएट करो इसको, x को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dx बाई डी थीटा ये कितना हो जाएगा a, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो dx को कितना लिख सकते हो, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा लिख सकते हो। ओके, अब देखो हमने dx को तो टेक केयर कर लिया, अब r को टेक केयर करते हैं। तो देखो r को टेक केयर करना है तो r और a कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ cos यूज़ कर लेता हूँ। cos थीटा कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू a बाय आर, तो r को a बाई कॉस थीटा लिख सकते हो और a बाई कॉस थीटा मतलब a सेक थीटा लिख सकते हो। चलो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, तो यह कितना हो जाएगा k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा की जगह आ गया a बाय आर, नहीं सॉरी कॉस थीटा को तो अपने को चेंज ही नहीं करना है ना, कॉस थीटा को तो हम चेंज ही नहीं करना चाहते, सब कुछ हम थीटा के टर्म्स में लाना चाह रहे हैं, तो इसको तो एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हो गया कॉस थीटा, dx को लिख देते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर को कितना लिखोगे a स्क्वायर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, a और a भी कैंसिल हो गया, तो ये जो a बचा ये बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन अपना कितना बनेगा, ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू के लैम्डा बाय a और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट थीटा की डालनी है, थीटा की लिमिट हम कैसे डालें, तो आप देख सकते हो ये अपनी रेफरेंस लाइन है, इससे इस डायरेक्शन में आपको जाना है अल्फा और इस डायरेक्शन में जाना है बीटा। तो ये डायरेक्शन अगर प्लस हो गया तो ये डायरेक्शन आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, इसको मैंने प्लस ले लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज को ऑटोमेटिकली मुझे माइनस लेना पड़ेगा। तो मुझे लिमिट कितनी डालनी चाहिए, माइनस अल्फा से प्लस बीटा। ओके, ये सबको क्लियर होना चाहिए। तो लिमिट मैं यहाँ से डालूंगा माइनस अल्फा से प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है,
तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा होता है, और इस पर लिमिट आ गई माइनस अल्फा से प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, और ये बनेगा साइन बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा, तो ये बनेगा के लैम्डा बाई ए साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये आप ध्यान रखना, ई परपेंडिकुलर आ गया। अच्छा, ई पैरेलल के लिए क्या करोगे, ई जो पैरेलल है तो यहाँ पे देखो ये वाला जो कंपोनेंट है, इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी ई साइन थीटा, तो ई पैरेलल इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अब फिर से डी की वैल्यू डालो, डी को कितना लिख सकते हो, के क्यू की जगह कितना था लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन। फिर से भाई बहुत सारे वेरिएबल है, सबको थीटा के टर्म्स में हम लेके आते हैं, तो सबको थीटा के टर्म्स में अपने को लाना है, तो ये कितना हो जाएगा के लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह कितना, तो डी एक्स की जगह हमने लिखा था ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया डी एक्स, साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं अपॉन आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमने लिखी थी ए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर से ये देखो सेक स्क्वायर कैंसिल, एक ए कैंसिल, बचा हुआ ए बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, लिमिट फिर से वही है क्या माइनस अल्फा से प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ माइनस अल्फा से प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई ए, वैल्यू पुट करते हैं माइनस कॉस बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस अल्फा, और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये बन जाएगा के लैम्डा बाई ए कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये वैल्यू आ गई ई पैरेलल की। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखोगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ओके, अब याद रखने में थोड़ा कैसे याद रखना है थोड़ा, तो आप ऐसा सोचना देखो कि ये अपनी ये चार्जेस थे, ओके, ये रेफरेंस लाइन थी। अच्छा, ये ऊपर वाले चार्जेस जब थे तो इनकी फील्ड्स ऐसी थी, ये नीचे वाले चार्जेस की फील्ड्स ऐसी थी, और अगर जब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हो तो इन दोनों फील्ड्स के कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो देखो परपेंडिकुलर में अपने को यहाँ प्लस साइन दिख रहा है, ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर में हरदम प्लस साइन आएगा, और ये एंगल अल्फा बीटा है, तो ये ध्यान रख लेना कि साइन से आता है, तो के लैम्डा बाई ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और जब पैरेलल कंपोनेंट्स आप निकालते हो तो ऊपर के चार्जेस के चलते जो फील्ड्स होंगी इधर, तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ होगा, और नीचे के चार्जेस के चलते फील्ड इधर होगी, तो इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ होगा। ये दोनों कंपोनेंट्स देखो आपको दिख रहा है कि माइनस होने चाहिए, तो देखो फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आया हुआ है। तो आप इतना ध्यान रखोगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट में साइन आता है और प्लस होगा, और पैरेलल कंपोनेंट में कॉस आता है और माइनस होगा। अब बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करूं या कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा करूं, तो मैं कहूंगा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कॉस लगा के वैल्यू को पॉजिटिव कर लो। आप या तो जो भी दो एंगल्स दिए हुए हैं इन वैल्यूज को पॉजिटिव बना लो। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर ऊपर में ज़्यादा चार्ज होंगे तो नेट फील्ड क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट्स डोमिनेट होंगे नीचे वाले। तो अगर ऊपर का लेंथ ज़्यादा है नीचे के कंपैरिजन में, तो आप इसको पॉजिटिव बना के और फील्ड का डायरेक्शन नीचे दिखा दिया करो। और अगर उसी तरीके से लाइन चार्ज में ऊपर का पार्ट छोटा है और नीचे का पार्ट बड़ा है, तो नेट फील्ड्स क्या होंगी, ऊपर की तरफ होंगी। तो आप इसको पॉजिटिव बना लो इसको, और इसको बना के आप फील्ड को किधर लगा दिया करो, ऊपर। तो आपका ये जो कंफ्यूजन है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा करूँ या कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा करूँ, वो खत्म हो जाएगा। हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे, और पॉजिटिव बना के अगर ऊपर में ज़्यादा ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो लाइन है ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, इसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है तो फील्ड हम नीचे लगाएंगे, और नीचे में ज़्यादा चार्ज है तो फील्ड हम ऊपर बना दिया करेंगे। अच्छा चलो कुछ स्पेशल केसेस भी देखते हैं। स्पेशल केस में एक तो अपना स्पेशल केस है इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस ए था, तो ये तो लाइन बहुत ऊपर तक जा रही है, चार्जेस बहुत ऊपर तक जा रहे हैं, तो ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स बढ़ते चले जाएंगे।
तो अब आप जरा सोचो कि ये लाइन बहुत बड़ी होगी तो ये एंगल कितना बनेगा, इसको हमने क्या बोला है, इस एंगल को हम शायद बीटा बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे थे, ठीक है। तो बीटा टेंड्स टू क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो बीटा टेंड्स टू 90 हो जाएगा। और उसी तरीके से ये वाला भी एंगल जो होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और ये अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये एंगल जो होगा वो कहाँ कितने को टेंड करेगा, तो ये भी एंगल आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री टेंड करेगा। तो ऐसे केसेस में अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब अपना ई परपेंडिकुलर का जो कॉम्पोनेंट था वो कितना आया था, ध्यान करो, के लैम्डा बाई ए, साइन से आएगा कॉस से आएगा, साइन से आएगा ऐड होगा सब्सट्रैक्ट होगा ऐड होगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो वैल्यू पुट कर दो ये, तो के लैम्डा बाई ए ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, और अगर ऐसा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए और ये 1 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई ए। ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। अच्छा, पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई पैरेलल, तो ई पैरेलल के लिए अगर आप देखोगे तो ये था के लैम्डा बाई ए, और ये था क्या, कॉस से आता था, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ऊपर या नीचे आप देख लेंगे वो किधर लगाना है। तो पहले अल्फा बीटा पुट करो, तो यहाँ तो दिख रहा है ये दोनों जीरो हो गए, कॉस 90 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट जीरो हो गया। तो आप आगे से ध्यान रखोगे कि अगर आपके पास इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इन्फिनाइटली लॉन्ग, और इससे ए डिस्टेंस पे फील्ड दिखानी है, तो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, लाइन के परपेंडिकुलर, कितना होगा 2k लैम्डा बाई ए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप इसको ध्यान रखोगे। ओके, एक और स्पेशल केस करते हैं, ये अपना केस 2 हो जाएगा। इसमें हम क्या कहते हैं कि कुछ सेमी इन्फिनाइट स्ट्रक्चर हो, सेमी इन्फिनाइट, ये भी आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लाइन चार्ज है यूनिफॉर्मली, जैसे कि ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये ए डिस्टेंस है, यहाँ फील्ड निकालनी है। तो एक तरफ तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और दूसरी तरफ प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा, अगर इसमें देखोगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री को टच करेगा, तो इस केस का बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा कितना होगा, तो आप देख सकते हो कि अगर थोड़ा नीचे रहता तो थोड़ा एंगल बनता, अब नीचे तो है ही नहीं बिल्कुल, तो इसका मतलब ये जो एंगल है अल्फा, ये हो गया 0 डिग्री। अच्छा, यहाँ से ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो आपको ध्यान है ये होता है के लैम्डा बाई ए, साइन से आता है ऐड होके आता है, तो साइन अल्फा 0 प्लस साइन बीटा 90, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये के लैम्डा बाई ए आ गया। अच्छा, ई पैरेलल कितना, तो ये आता है के लैम्डा बाई ए, और इसमें कॉस से आता है, और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस 0 माइनस कॉस 90, ऐसा हो जाएगा। और ये कॉस 0 आपको पता है 1 होता है, ये 1 होता है, और ये तो 0 होता है, तो ये के लैम्डा बाई ए हो जाएगा। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, इसको पॉजिटिव बना लेना है, नेगेटिव भी आता तो मैं पॉजिटिव बना लेता, और मैं अब सोच लूँगा डायरेक्शन किधर होगा, तो ज़्यादा चार्जेस इधर हैं तो इनकी फील्ड्स इधर होगी, तो मतलब नेट फील्ड नीचे आने वाली है। तो इस केस में हमारी फील्ड कैसी हो जाएगी, ये जो ए डिस्टेंस पे आप देखोगे तो फील्ड, ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना के लैम्डा बाई ए, और ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट, ये भी कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई ए हो जाएगा, और नीचे की तरफ होगा क्योंकि ये चार्जेस क्या हैं, ऊपर की तरफ हैं। उसी तरीके से अगर ये मान लो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता कि ये जो ए डिस्टेंस है यहाँ पे होता, तो अब मैं क्या करता, इधर लगाता के लैम्डा बाई ए, और ये सारे जो चार्जेज हैं इनकी फील्ड्स इधर होती तो इधर की तरफ लगा देता मैं के लैम्डा बाई ए, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। तो अपने को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने को ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे पता करनी है, और ये देखो कुछ इस तरीके का अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पी पॉइंट का ये डिस्टेंस आपको ए दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं अल्फा बीटा कितना है। तो इसमें देखो बीटा कितना है, बीटा हमने कहा था ऊपर की तरफ, रेफरेंस लाइन से ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। और अल्फा हमने कहा था रेफरेंस लाइन से नीचे की तरफ होता है, बट यहाँ पे जो अल्फा है, आप रेफरेंस लाइन तो यही है, परपेंडिकुलर लाइन तो यही हो गई, और अल्फा जो है इससे देखो आप ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो अल्फा को आपको -30 लेना पड़ेगा इस केस में। ओके, और फिर आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस देखो a है और ये 30 डिग्री है, तो ये a cos 30 हो जाएगा। क्लियर है क्या, a cos 30 कितना
a√3/2। तो जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वो a√3/2 है, a नहीं है। अब हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ई परपेंडिकुलर का कितना था, ई परपेंडिकुलर का था k λ/a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये हो जाएगा k लैम्डा, और a की जगह ध्यान रखना a√3/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, साइन -30 माइनस साइन 30 होगा, माइनस साइन 30 तो होता है -½ और साइन बीटा साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये अपना सोल्यूशन हो जाएगा, ये परपेंड। और ई पैरेलल कितना हो जाएगा, अच्छा ई पैरेलल को मुझे किधर लगाना चाहिए, नीचे या ऊपर, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर है तो ई पैरेलल को मुझे नीचे लगाना चाहिए। ई परपेंडिकुलर तो इधर होगा और ई पैरेलल नीचे आएगा, कितना आएगा, इसको पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये आता था k λ/a की जगह सीधे लिखता हूँ, a की जगह अब कितना आएगा a√3/2, और ये आता था कितना, ये आपको ध्यान होगा ये कॉस से आता था माइनस होके आता था, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा टाइप का कुछ आता था, तो इसको लिख सकते हो कॉस अल्फा कितना होगा, तो कॉस -30 माइनस कॉस 60, और मैंने कहा था कि इसको आप पॉजिटिव बना लेना क्योंकि डायरेक्शन ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके हो। तो ये हो जाएगा 2k λ/a√3, कॉस -θ कॉस θ ही होता है, और कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2। तो इतनी फील्ड ये दिख रहा है पॉजिटिव है, तो ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो हम यही रखते हैं। आज हमने कुछ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड देखी। आगे के लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।